नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और मुद्दा रहेगा करोड़पति कौन। इन दोनों सारा खेल करोड़ों का चल रहा है। सियासत में कौन करोड़पति कब बन जाए किसी को पता नहीं। आते हैं छोटी गाड़ियों से, पहुंच जाते हैं बड़ी गाड़ियों में, आते हैं पैदल, पहुंच जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बंगले, तमाम तरह की चीजें। और ये अमूमन वो व्यक्ति जो चुनाव जीतकर आता है उस पर ये चीजें देखी गई। लेकिन बात कर रहे हैं हम निलय डागा की, जो बैतूल से विधायक हैं। उनके यहां इनकम टैक्स की रेट पड़ी तो करीब करीब 450 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिल गई। मामला बहुत बड़ा है। बिजनेसमैन है वो, सोलापुर समेत महाराष्ट्र, कहीं अलग अलग सोयाबीन का उनका लंबा कार्यक्रम है। लेकिन क्या यह पैसा बिजनेस से आया, यह पैसा राजनीति से आया? क्योंकि 8 करोड़ रुपए तो नगद बरामद हुए हैं। उसके अलावा 25 से ज्यादा सेल कंपनियां बनाई गई थी जिनकी कोई जानकारी प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रही है। निलय डागा और उनके परिवार के अन्य लोगों के यहाँ ये छापे डाले गए। करीब 22 स्थानों पर यह कार्रवाई की गई इनकम टैक्स की तरफ से। लेकिन इनकम टैक्स में जो कमाई सामने आई, जो पैसा मिला है, वो ये बताता है कुछ तो गड़बड़ है। अब ये पैसा बिजनेस का है, राजनीति का है, कहां का है? लेकिन अब विधायक है तो सवाल भी उठेंगे, क्योंककि पैसा तो बहुत है। और फिर इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आखिर करोड़पति कौन। जरा सुनते हैं बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को करोड़पति बता रही है। सुनिएगा विश्वास सारंग ने क्या कहा इस छापे को लेकर, और जब उनका ये बयान आया तो फिर क्या कहा सलूजा ने, नरेंद्र सलूजा जो कांग्रेस के मीडिया समन्वयक है। जरा सुन लीजिए दोनों। निलय डागा जी के बारे में तो मैं क्या बोलूं। असली मुद्दा तो है कांग्रेस के जिस नेता के यहां छापा मारोगे इसी तरह की करोड़ों की संपत्ति मिलेगी। कमलनाथ जी हो या 15 महीने की कांग्रेस सरकार के कोई भी मंत्री, उन्होंने जिस प्रकार से बेनामी संपत्ति दर्ज की है वो निश्चित रूप से आयकर के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आयकर विभाग यदि ऐसे मंत्रियां जो 15 महीने कांग्रेस की सरकार में रहे उनके यहाँ छापे मारेंगे तो इससे ज्यादा संपत्ति मिलेगी। और मंत्री नहीं, विधायक नहीं, कांग्रेस के आम दलालों के ऊपर भी यदि छापे पड़े तो इससे ज्यादा संपत्ति मिलेगी, चाहे वो कमलनाथ जी हो चाहे बाकी नेता हो। आयकर का छापा पड़ा तो भ्रष्टाचार का छापा नहीं पड़ा। आयकर का सर्वे कहा जाता है। ये सर्वे कई लोगों के वहां होता है, देश भर में चलता है, देश भर में इसकी प्रक्रिया होती है। और कोई उसमें कोई भ्रष्टाचार की कमाई थोड़ी है। वो तो बड़े व्यापारी परिवार से हैं, खानदानी व्यापारी हैं। विश्वास सारंग की तरह उन्होंने कोई अतिक्रमण करके नेक्सा के शोरूम और बड़ी बड़ी अवैध बिल्डिंगें नहीं ताई हुई हैं। और विश्वास सारंग जी का इतिहास देख लें, कहां थे और कहां से कहां पहुंच गए। भाजपा के नेताओं का इतिहास देख लें, महंगी महंगी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में घूम रहे हैं, कहां से पैसा है। अरे निलय डागा तो एक खानदानी परिवार से, व्यापारी परिवार से हैं। और यदि आयकर ने कोई सर्वे और उनसे हिसाब मांगा तो उसकी जानकारी देंगे। अभी कोई आयकर ने कोई प्रूव या कोई क्लोज सर्टिफिकेट थोड़ी जारी कर दिया कि इतना इनकी कमाई गलत निकली है, इतनी अवैध निकली। अरे आयकर का काम है सर्वे करना, और जिसके में सर्वे होता है वो उसका हिसाब देता है अपने सीए के माध्यम से, तो वो हिसाब पेश करेंगे कि उनकी कितनी कमाई है। विश्वास सारंग जी शायद बौखला गए, और यदि बात करें तो उनको अपने नेताओं को देखना चाहिए। तो अब सवाल यही है कि करोड़पति कौन है, बीजेपी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग? क्योंकि सलूजा साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सत्ता में आए तो कहां थे, अब कहां पहुंच गए। और कांग्रेस कह रही है कि यदि किसी भी, भारतीय जनता पार्टी कह रही किसी भी कांग्रेस नेता के आप छापा डाल दीजिए, बल्कि वो लोग जो उन दिनों दलाली का काम कर रहे थे कमलनाथ सरकार के दौरान, तो भी करोड़पति हो जाएंगे। तो चलिए आज समझते हैं एक दूसरे से कि आखिर कौन है करोड़पति और कैसे बन जाते करोड़पति। ये सच है कि आप इस खबर को देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि जनप्रतिनिधि होता जनता का प्रतिनिधि बनकर आता है, लेकिन फिर किस किस का प्रतिनिधि बन जाता, कहां से करोड़पति बन जाता, आज तोड़ लेते हैं इसी को। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। इस समय चेतन सिंह रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। चेतन जी आपका स्वागत है। नरेंद्र सलूजा है, कांग्रेस के समन्वयक, कोऑर्डिनेटर, मीडिया कोऑर्डिनेटर। नरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद रहेंगे सुनील श्रीवास्तव, हमारे एडिटर इन चीफ। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले जी चेतन जी, करोड़पति आप कह रहे हैं, अब वो तो छापा डाला है, सामान्य सी कार्रवाई है, कई सारे उनके उद्योग बिजनेस चल रहे हैं। अब 450 करोड़ की अघोषित संपत्ति, हो सकता है वो घोषित हो जाए जब अपना हिसाब किताब प्रस्तुत करें। ये बात अलग है कि 8 करोड़ नगद मिले हैं, और ये भी सच है कि वो है तो विधायक कांग्रेस के। देखिए मनोज जी, ये कहने से पहले एक बार कम से कम जो उन्होंने अपना एफिडेविट एमएलए का फॉर्म भरने में फाइल किया वो पढ़ लेते ना। इस बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है।
मुझे मालूम है कि कांग्रेस का नेता छोटभैया सब करोड़पति अरबपति, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि लगातार 60 साल इस देश को लूटने का काम जो किया है, तुम्हारे पास एक ही तो काम था, देश और प्रदेश के विकास से आपका कोई वास्ता नहीं था। देश और प्रदेश और जनता भूख से मर रही, इलाज के अभाव में मर रही, पानी नहीं मिल रहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको पता था देश का अन्नदाता अन्नदाता कह करके वोट चाहिए, लेकिन उसके स्वाभिमान सम्मान में कभी कोई राशि जारी की आपने, कभी कुछ दिया? बहुत अच्छी बात कही है। ओ भैया, अभी तो आप देखते जाओ, सोया प्रोडक्ट बैतूल, सतना, सोलापुर, कहाँ बंगाल तक पहुंच गया, और अभी तो ईडी का भी रोल आने वाला है, उसमें विदेशी मुद्रा पकड़ाई है, और उस मुद्रा का इनसे कोई हिसाब नहीं है। तेल कंपनियों को ट्रांसफर हुआ फंड हवाला के माध्यम से, कागजों पे पूरा नहीं है, से नाम पता है। जब इसकी जांच हुई है मनोज जी, सबके सब फर्जी पाए गए। ऐसी कंपनी चलाते हो किसी तरह का? और भैया सलूजा जी, आपको तो मैं क्या कहूं, कुछ दिन पहले एक छापा और पड़ा था, जो आपके आदरणीय हाई प्रोफाइल मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के, उनके ही ओएसडी प्रवीण कक्कड़ साहब, प्रतीक जोशी साहब, अश्वनी शर्मा जी, और कोई आरके मिगलानी जी, और उसमें एक नाम हो रहा है एन सलूजा जी। एन सलूजा जी की बड़ी जांच हो रही है, आईटी पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है, आखिर ये एन सलूजा कौन है? दिल्ली, इंदौर, गोवा, ये सब, और जिस मुख्यमंत्री की आप वकालत करते थे आज से साल भर पहले, उनका भांजा रतुल पूरे अगस्ता वेस्टलैंड का जो अच्छा चेतन जी, आप ये नहीं मानते कि जो लोग, हम तो अब 20 साल हो गए कवर करते करते, पता लगता है कि साहब संपत्ति आपकी दी जाती, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का, बताया जाता है कि फलानी इतनी संपत्ति है, थोड़े दिन बाद वो संपत्ति एकदम से, इतना बिजनेस कहीं नहीं चलता। लेकिन चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के लोग, पता नहीं कहां कहां से महंगी महंगी गाड़ियां और क्या क्या आ जाता है। ये कुछ होता तो है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं मनोज जी। जी, निश्चित रूप से हिंदुस्तान का एक दुर्भाग्य है, और ये दुर्भाग्य कब सौभाग्य में परिवर्तित होगा मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि सौभाग्य तो उनके लिए है जब तक छापा नहीं पड़ रहा है। जिस दिन छापे पड़ जाते हैं तो कहते हैं मेरा नहीं है, नौकर का है, नौकर कहता है चपरासी का है, वो कहते हैं राम सिंह, श्याम सिंह, दुकान सिंह, फलाना संग्राम सिंह, और ढूंढे तो कोई नहीं मिलता है। तो ये कुछ ऐसे ऐसी कहानियां हैं। इस देश का जो संविधान, जो लॉ, जो कहते हैं हमने देश को बना करके तैयार किया है, कि चोरों के लिए बना करके तैयार किया है क्या आपने? इस देश का आम आदमी जो मेहनत कश है, वो बेचारा जहां से चलता आज भी वहीं खड़ा है, और जो बस यही सवाल है। चलिए यही सवाल मैं नरेंद्र सलूजा से समझ लेता हूं। नरेंद्र जी, जो जहां से चलता है गरीब आदमी वहीं के वहीं रह जाता है, पर राजनेता करोड़पति बन जाते हैं। चलिए नरेंद्र सलूजा जी तो कट गए हैं, अब जोड़ते हैं, फिर से उनसे बात करते हैं। सुनील जी, जब सियासत में बात होती है तो यही समझ नहीं आता, आप हम लोग कई समय से कवर कर रहे हैं, जब एक प्रस्ताव पारित किया जाता है या अपना पूरा हिसाब किताब रखते हैं जनप्रतिनिधि बनने से पहले, तो उसमें दिखता कुछ है, बाद में धीरे धीरे कर कर सब करोड़पति हो जाते हैं। हालांकि बात निलय डागा की हो रही, लेकिन बात तो राजनेताओं की तरफ जाएगी। बिल्कुल मनोज जी, और राजनेता ही सिर्फ क्यों, अधिकारियों की भी अगर हम बात करें, क्योंकि अधिकारियों को भी, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर साल देना पड़ता है विभाग को, और वो अपने विभागों की, संबंधित विभागों की वेबसाइट पर होता है। राजनेताओं की भी कमोबेश यही स्थिति होती है कि कई लोगों को आपने भी देखा और हमने भी देखा कि भोपाल जब नेतागिरी करते हैं या राजनीति में आते हैं तो या तो बाइक से चलते हैं या छोटी मोटी किसी कार पे चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे इतनी तेजी से उनकी प्रगति होती है, उनकी संपत्ति की प्रगति होती है कि वो कब बड़ी गाड़ियों में आ जाते हैं, कब घर जो महलों की तरह होते हैं उनके मालिक बन जाते हैं, और काम भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि कई लोगों को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, जो दिन भर पीसीसी या बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठे रहते हैं और इस प्रकार के उनके घरों को देखें या उनके रहन सहन को देखें तो ये आश्चर्य होता है कि आखिर सोर्स ऑफ इनकम इनका है क्या। लेकिन अधिकांशतः ये देखा गया है राजनीति में भी कि जिस प्रकार से चेतन जी भी चिंता व्यक्त कर रहे थे, कांग्रेस भी हालांकि चिंता व्यक्त करेगी, आरोप प्रत्यारोप लगाएगी, लेकिन सवाल यही है मनोज जी कि आखिर राजनीति में इतना पैसा आता कैसे है, कहां से आता, कौन सा ऐसा बिजनेस है? क्योंकि अगर बिजनेस की भी हम बात करें मनोज जी, सेल कंपनियों की बात हुई है, 24-25 सेल कंपनियां निकली हैं, उनमें बोगस ट्रांजेक्शन दिखाए गए हैं, तमाम चीजें हैं,
लेकिन अगर दूसरे व्यापारियों को भी हम देखें तो उनकी प्रगति भी इतनी तेजी से नहीं होती जितनी राजनेताओं के पुत्रों की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अमित शाह थे, उनके बेटे जय शाह पे भी आरोप लगे थे कि इतनी तेजी से जय शाह की संपत्ति में प्रगति कैसे हो गई। हालांकि भाजपा अलग अलग तर्क देती रही है। तो ये सिर्फ भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, ये तमाम हिंदुस्तान की जो राजनीतिक दल हैं या जो सत्तारूढ़ दल हैं अलग अलग प्रांतों में, उन पर लागू होती है कि आखिर ईमानदारी का चोला ओढ़कर ईमानदारी की बात कह के इतनी संपत्ति कहां से अर्जित कर लेते हैं। नरेंद्र सलूजा जुड़ गए हैं मेरे साथ। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन एक तो खैर सवाल बहुत सारे आपके, लेकिन मैं यही समझना चाहता हूं कि सामान्य जो व्यक्ति होता है, जो जहां होता है वहीं रह जाता है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो जनप्रतिनिधि बनकर आता है वो एकदम मतलब इतनी उन्नति कभी नहीं होती जितनी सियासत में उन्नति होती है। मैं इनकी नहीं कह रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं आपसे। निश्चित तौर पे चुनाव आयोग ने एक प्रावधान किया अपनी संपत्ति घोषित करने का, और इसीलिए शायद ये प्रावधान किया है। और ये बात सही है कि कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक क्षेत्र में लोग जन सेवा के लिए आते हैं, समाज सेवा के लिए आते हैं, और कुछ व्यापार के लिए आते हैं। तो ऐसा बड़ा लंबा उदाहरण है कि जिनकी संपत्ति कोरोना काल में भी कई बड़ी है, और जो अभी जिक्र हुआ अमित शाह के बेटे का, कि आपने देखा होगा कि उनकी संपत्ति में कितना गुना इजाफा हुआ। और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग झोला टांग के चलते थे, जमीन पे सोने की बात करते थे, जो खुद को फकीर बताते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, आज वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। जी, इन्होंने खाया। तो निश्चित तौर पर ये शर्मनाक बात है, ये चिंतनीय विषय भी है कि ऐसे लोग संपत्ति में इजाफा हुआ, इस प्रकार से जनता से जुड़ी हुई चाहे व्यापम की योजना हो, चाहे गरीबों की पेंशन तक ये लोग खा गए। अभी कोरोना के अंदर विधानसभा के एक प्रश्न के उत्तर में सामने आया कि 30 करोड़ का काढ़ा बांट दिया, 147 करोड़ अस्पतालों को बांट दिए। तो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, और भ्रष्टाचार से इन्होंने अकुल संपत्ति एकत्रित की है। तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न चिंतनीय विषय में होना चाहिए कि क्या कारण है कि राजनेता में इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लेते हैं, इस पर जांच होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये निलय डागा जी का जिक्र भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कई तरह के आरोप लगा रही है, और कई तरह के आरोप लगा दिए, सुन भी लिया होगा आपने, इसका जवाब भी दे दीजिए। देखिए, निलय डागा के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का छापा नहीं पड़ा है, कोई ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त या सीबीआई का छापा नहीं पड़ा है। आयकर का सर्वे हुआ है, और ये एक रूटीन प्रक्रिया है। देश भर में ये प्रक्रिया वर्ष भर चलती है, और इसमें अच्छे बुरे, सफेद पोश, काले धंधे वाले सबके वहाँ होता है, और उसकी एक जांच की प्रक्रिया होती है। सर्वे होता है, उसके बाद समय दिया जाता है कि आपके वहाँ संपत्ति है, इसकी जानकारी दीजिए कि आपका इतना टैक्स बनता है, आप इतना टैक्स जमा करिए, या आपने उसको घोषित किया है, अघोषित किया है, इसकी प्रक्रिया होती है। उसको छापा पड़ना कोई भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं होता है। भ्रष्टाचार का होता है कि ईडी और लोकायुक्त ने कोई छापा डाला हो, कोई बड़ा करप्शन पकड़ा हो। निलय डागा ऐसे भी खानदानी रईस परिवार से हैं, बड़े व्यापारी वर्ग से, कोई राजनीति में आने के बाद उन्होंने पैसा नहीं कमाया। निलय डागा तो अभी चुनाव लड़े, उनके पास तो वर्षों का पैसा, वर्षों का उनकी बैलेंस शीट और इनकम टैक्स में उठा के देख लें, लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स भरने वाला परिवार है वो। तो उनके वहां छापा पड़ा, तो इसमें भ्रष्टाचार की कौन सी बात है? 25 सेल कंपनियां उन्होंने बना दी, ये भी दिख रही है इसमें। ये सारा जांच का विषय। अभी इनकम टैक्स ने कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रिपोर्ट जारी नहीं कर दी है कि हमने ये पकड़ा, और ये उनके वहाँ भ्रष्टाचार है, और ये फ्रॉड है। इनकम टैक्स की जांच एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसमें भी अपील होती है, उसकी जांच को भी आप चुनौती दे सकते हैं न्यायालय से लेकर हर जगह। लेकिन विश्वास सारंग कह रहे थे कि कांग्रेस ने 15 महीने में ये सब किया है। विश्वास सारंग जो खुद एक बड़ा शोरूम डाल के अतिक्रमण करके बैठे हैं, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जरा उनका इतिहास देख लें, कहां से शुरू हुए, कितनी अकुल संपत्ति उनके पास। भोपाल में कहा जाता है कि सबसे धनाढ्य राजनेता है विश्वास सारंग। ये कांग्रेस की बात करते हैं, अरे 15 महीने में तो हमने सरकार देखी भी नहीं। आप तो 15 साल भ्रष्टाचार करने वाले लोग हो, अभी फिर 11 महीने से भ्रष्टाचार कर रहे हो, कोरोना में भी भ्रष्टाचार कर रहे हो, 15 माह में क्या कोई भ्रष्टाचार कर सकता है? लेकिन 15 महीने में आपने विश्वास सारंग जी क्यों छोड़ दिया नरेंद्र सलूजा जी? तो ये हो जाता तो आज कम से कम उन पर भी एक खबर कर रहे होते अपन लोग। देखो, मैं तो कह रहा हूँ, यदि हमने 15 महीने में भ्रष्टाचार किया तो अरे 56 इंच सीना वाले 11 महीने से तुम्हारी सरकार है, सोए क्यों हो? हमें जेल में डालो, हमारे पे छापे डालो, हमारी जांच करो, सोए क्यों हुए हो? चेतन जी, भ्रष्टाचार करा तो किसने रोक रखा तुम्हें? जी चेतन जी, अभी वो बता रहे थे ना कि सारे चीजों की कानूनी प्रक्रिया है। अभी तो सर्वे हुआ है, सर्वे के बाद में फिर जांच होगी, फिर वो हमको देंगे, हमने भरा टैक्स नहीं भरा, फिर कोर्ट के दरवाजे खुले। यही तो लंजपुंज कानून है साहब।
इसी कानून से तो सब बचते हैं और इसी के कारण यहाँ क्राइम होता है, इसी के कारण भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार की जननी और ये कानून किसने बनाया? पूछ लो एक बार सलूजा जी से। हमने तो नहीं बनाया ये कानून। नहीं तो और इस बदल कानून दीजिए, को जिन बहुत लोगों सारे ने बनाया कानून आप बदल रहे हैं, ये भी बदल दीजिए, कम से कम ये तो सब हो जाए। अब तो आपकी सरकार है, राज्य प्रदेश सब जगह आप जी मैंने कहा अब तो हर जगह आपकी सरकार है, ये कानून भी थोड़ा सा कठोर कर दीजिए, बदल दीजिए, कानून तो बदल ही रहे हैं। भाई देख तो रहो, अभी कुछ कानून हमने किए हैं तो कितना नीचे से ऊपर तक सिलमिलाए जा रहे हैं, परेशान है पूरे लोग। हम तो चाहते हैं कि इस देश में जितने भी गंदे कानून हैं, जो कानूनों का उपयोग नहीं दुरुपयोग ज्यादा है, इन सारे कानूनों पर आम सहमति बना करके एक पार्लियामेंट का सत्र इसी के नाम पर बुला लिया जाए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से कह रहे कि नीलेश डागा खानदानी रईस है, फलाना है, ढिमका है, तो खानदानी है तो हिसाब क्यों नहीं दे रहे खानदान की तरह से? भैया हमने तो नहीं कहा कि वो खानदानी नहीं है, विभाग को क्यों नहीं दे रहे? जिन लोगों का आपने नाम दिया, जिन लोगों के पैसे का ट्रांजेक्शन दिखाया, वो आदमी नहीं मिल रहा है, ऐसे खानदानी है? वो आपके एक मंत्री का जिक्र भी कर रहे थे। अरे मेरे मंत्री का जिक्र कर रहे, मेरे मंत्री को बदनाम करने की कोशिश है। अगर इनमें हिम्मत थी, जिस शोरूम का आप उदाहरण दे रहे, 15 महीने की आपकी सरकार में 2 बार नगर निगम का अमला वहां पर गया, कागज देख करके वापस आ गया है। इसका मतलब कागज वैध और जायज है। आरोप तो कुछ भी आप लगा दीजिए, अगर जायज नहीं था तो आपका अधिकारी तोड़ करके क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? भ्रष्टाचार करके आया क्या? वो भ्रष्टाचार किया तो तुम्हारी जेब में गया है क्या? कमलनाथ जी के ईए से लेके पीए, पीए से लेके सीए, सीए से लेके भांजे, भांजे से लेकर भ्रष्टाचार किया तो किसकी जेब में गया? पता नहीं कौन कौन, तब तो पैसे खाने में जुटे थे। मैंने कहा भ्रष्टाचार किया तो किसकी जेब में गया? आप बता रहे थे कुछ, आपने कहा भ्रष्टाचार किया तो क्या इनकी जेब में गया, तो गया किसकी जेब में ये तो बता दीजिए। मेरे से पूछा आपने? जी जी आपसे ही पूछा। देखो साहब, ये कौन है कक्कड़, कितना निकला? कौन है मिगलानी, कितना निकला? कौन है रतुलपुरी, कितना निकला? रतुलपुरी के तो साहब अभी पर्यटन करके आए तिहाड़ जेल में, पूछो कौन सा हॉट स्पॉट है पिकनिक का, वो भी कहीं ऐसा तो नहीं पर्यटन की दृष्टि से बहुत नंबर 1 पर आता हो। तो ये सारी बातें जब जाती है तो अधिकारी भी बहुत से हैं, आप भी समझ रहे हैं। अभी एक छापा पड़ा था, उसमें एक बड़े आईपीएस अफसर का नाम भी आया, फिर वो क्या क्या हो गया, किस किस के नाम पर क्या हुआ। मनोज जी, मैं सच कहता हूं, संविधान अगर छूट दे कि ऐसे लोगों को खुलेआम फांसी पर लटका दे तो सबसे पहले उसकी अगुवाई करने वाला मैं आऊंगा। चलिए, ये आप बड़ी साहब हमारे अगुवाई कर दीजिए, लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। और हम जितने कानून बनाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में इसीलिए सारे कानून लेकर के आ रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बिटियाओं के साथ, नाबालिग बिटियाओं के साथ रेप करने के फांसी का कानून इसीलिए लेकर के आए। लौट रहा हूँ, अभी अपन करोड़पतियों पर लगे रहे तो ठीक रहेगा। जी सुनील भाई, आप सुन रहे दोनों को, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये रुकेगा कैसे? जो भी आएगा वो जनप्रतिनिधि बन जाएगा, कहां से कहां पहुंच जाएगा, लोग वहीं के वहीं रहेंगे। बिल्कुल मनोज जी, 15 महीने में भी आपने देखा कि जो एंटी माफिया अभियान जो कमलनाथ जी ने शुरू किया था या मिलावट को लेकर, तो जितने भी नेताओं को के यहाँ कार्रवाई हुई, अधिकांश तो बीजेपी नेता रहे, ये बात सच है। लेकिन उसमें भी राजनीति का आरोप लगता रहा है कि पूरे मामले में राजनीति हो रही है, भाजपा के नेताओं को बदनाम करने की साजिश हो रही। अब अगर हम देखें, जैसे ही शिवराज जी की सरकार आई, माफिया अभियान जो है वो यथावत चल रहा है, लेकिन अब टारगेट बदल गए, या फिर जो हम कहें चेहरे बदल गए हैं। अधिकांशतः कांग्रेस के नेता उसमें शामिल निकल रहे हैं, लिप्त हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर चाहे बीजेपी की बात करें मनोज जी या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है, संरक्षण है, और जो ऐसी इस प्रकार का असामाजिक तत्व है उनको पनाह देने का काम भी बीजेपी और कांग्रेस के नेता करते हैं। एमपी नगर की ही बात अगर हम मनोज जी करें तो यहां पर जिस प्रकार से हम पैसा कैसे बढ़ रहा है इस पर बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें एमपी नगर में, चेतन जी तो झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो एमपी नगर में जो ठेला माफिया है, इतने बड़े पैमाने पर ठेला माफिया है। राजधानी भोपाल में कितनी बार झुग्गियां विस्थापित कर दी गई हैं, सरकारी जमीन उनको अलॉट की गई है, वहां पर सरकार ने मकान बनाकर दिए हैं, उसके बाद भी राजधानी भोपाल में वो झुग्गियों की स्थिति जस के तस है मनोज जी। चाहे अन्ना नगर हो, चाहे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर इस प्रकार की झुग्गी माफिया काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम, चाहे ठेलों के माध्यम से, चाहे झुग्गियों के माध्यम से हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से हो, रेत के माध्यम से हो, या दूसरे कारण हैं, तो बहुत सारे धंधे हैं ऐसे, जो काम है, जो दलाली करके यहां कमाए जा रहे हैं। नेताओं को भी शेयर पहुंचता है, अधिकारियों को भी शेयर पहुंचता है,
और ये बात बीजेपी के नेता भी जानते हैं और कांग्रेस के नेता भी जानते हैं, लेकिन कार्रवाई उन अधिकारियों पर नहीं होती, उन मोहरों पर नहीं होती। लेकिन जो दूसरी पार्टी की सरकार होती है, उस सरकार में जो पनपते हैं तो उनको जरूर टारगेट किया जाता है, लेकिन उन अधिकारियों को या उस भ्रष्टाचार की मूल जड़ तक कोई भी पार्टी नहीं पहुंचना चाहती, या वो नहीं चाहते कि जब पहली सरकार जो रही, जिस पार्टी की रही, उनने पैसा जिस भ्रष्टाचार या जिस तरीके से कमाया, तो जो तरीके हैं वो तो वही अधिकारी या कर्मचारी या दलाल बताएंगे, तो उनको कभी कुछ नहीं किया जाता। मंत्री राजनेताओं पर सवाल जरूर उठते हैं मनोज जी, तो सवाल यही है कि उनके साथ साथ राजनेताओं के साथ साथ इनकी भ्रष्टाचार की जड़ों को भी देखना चाहिए और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी तरफ से इस प्रकार का भ्रष्टाचार बढ़ता है या फिर मंत्री या राजनेताओं को आदत पड़ती है भ्रष्टाचार करने की। जी नरेंद्र सलूजा जी, सवाल यह भी है कि आप लोग भी 15 महीने रहे, केंद्र में आपकी सरकारें रही, सरकारें बदलती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। जब बीजेपी की सरकार आती तो कांग्रेस पर कार्रवाई हो जाती, जैसा कहा जाता है, जब कांग्रेस आती तो बीजेपी पर कार्रवाई हो जाती। लेकिन ये कब तक जनप्रतिनिधि करोड़पति बनते रहेंगे? कमलनाथ जी अभी 2 दिन पूर्व इंदौर में थे, वहां मीडिया से चर्चा में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपके माफिया अभियान और भाजपा के माफिया अभियान में क्या अंतर है, उन्होंने कहा था हमारा माफिया अभियान निष्पक्ष था, हमारा टारगेटेड माफिया था, मैंने पुलिस इसकी गवाह है, मैंने पुलिस को खुले निर्देश दिए थे, मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं, यदि कोई माफिया सामने दिखे तो उससे यह नहीं देखा जाए कि किससे जुड़ा है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं भाजपा का जो वर्तमान माफिया अभियान चल रहा है, ये टारगेटेड है, ये लोगों को डराने दबाने का वसूली का अभियान है। आप देखिए रोज वसूली हो रही, चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। इंदौर के अंदर राशन माफिया पकड़ा है, पत्रकार वार्ता ली, प्रशासन ने करोड़ों रुपए का राशन माफिया का घोटाला उजागर किया और कहा कि भरत दवे, श्याम दवे, प्रमोद दही गुड़े 3 इसके मुख्य कर्ता धर्ता और हम तीनों पे रासुका लगाएंगे। लेकिन उसी दिन शाम को प्रमोद दही गुड़े के आरएसएस की गणवेश में और कार्यक्रम में जाते फोटो वायरल हो गए। उसके बाद आज तक प्रमोद दही गुड़े के ऊपर रासुका नहीं लगी, भरत दवे, श्याम दवे पे लग गई। दूसरा उदाहरण देता हूं कि महू में बड़गोदा वन क्षेत्र के अंदर प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर, वो गई, अवैध उत्खनन हो रहा था, अवैध उत्खनन में जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त किया गया, लेकिन उषा ठाकुर वहां अपने समर्थकों को ले गई और जबरदस्ती डकैती डालकर, ये वनपाल और डिप्टी रेंजर ने अपने पुलिस को आवेदन में लिखा है, अवैध उत्खनन वाले उनको छुड़ा के ले गई। तो आप समझ सकते हैं कि एक मंत्री अवैध उत्खनन वालों को संरक्षण दे रहा है। लेकिन ये बीजेपी भी कह रही थी, जब बीजेपी की शिवराज जी भी ये कहते कि हम कार्रवाई निष्पक्ष कर रहे हैं, और बीजेपी की सरकार थी जब यही कह रही थी, जब आपका अभियान चला था कि वो कांग्रेस, आप बीजेपी के लोगों को अपना निशाना बना रहे। सवाल यही है, बीजेपी कांग्रेस को, कांग्रेस बीजेपी को, लेकिन जनता वहीं खड़ी और जनप्रतिनिधि करोड़पति हो गया। मेरी बात सुन लीजिए पूरी मनोज जी, आप देखें कि उसके अंदर वनपाल का ट्रांसफर कर दिया गया, कितनी शर्मनाक बात है, जिसने अवैध उत्खनन पकड़ा। और उसके बाद देखें कि आप एक तरफ नर्मदा जयंती मनाते हैं, मुख्यमंत्री पूजा करते हैं नर्मदा मैया की, और उसी दिन कमल पटेल जो उनके मंत्री हैं, खुला पत्र लिखकर आरोप लगाते हैं कि नरसिंहपुर कलेक्टर की मिली भगत से अवैध उत्खनन हो रहा है। तो आप देखें कि एक, अच्छा, ये नीले डागा से कुछ मांगा है आपने, जानकारी मांगी कांग्रेस ने जब उनका नाम आया था? नीले डागा कोई भ्रष्टाचार में थोड़ी पकड़ा के जो जानकारी मांगेंगे। नीले डागा वो 8 करोड़ रुपए लेकर भाग रहा था उनका, लोग ऐसा सुना है कि करोड़ों रुपए नकदी भी बरामद हुए हैं, तो वो तो कम से कम गड़बड़ होगी। विभाग ने आयकर, ये सब मीडिया ट्रायल है, ये अखबार में छपी खबरें, बनगढ़ंत सब खबरें। जिस दिन आयकर विभाग पत्रकार वार्ता लेके सब खबरों की पुष्टि करेगा, उस दिन हम जवाब देंगे। और मैंने कहा उनके व्यापारिक संस्थानों पे छापा मारा गया है। चेतन जी जवाब दे दीजिए, चेतन जी 1 मिनट में जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए मनोज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पर व्यापम को लेकर के आपने जब भरी विधानसभा में हर जगह उनको बदनाम करने की कोशिश की, कमर के नीचे आपने वार करने की कोशिश की, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक में आपने उनको बदनाम करने की कोशिश की, तब कौन सा उनके खिलाफ सबूत था? तब कोर्ट ने क्या कहा था? तब किसी जांच एजेंसी ने लेकर के कोई बात कही थी क्या? हमारे है तो मीठा हो, तुम्हारा है तो कड़वा, ये नहीं चलेगा ना भैया। कानून का राज होना चाहिए ना, बात करो कानून की। सारे भ्रष्टाचारी जितने हैं, आपसे भी यही कह रहे हैं, कानून का राज बनवा दीजिए। वो जनता वहीं के वहीं खड़ी है, आपके लोग भी बहुत सारे पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, आप समझ रहे हैं? मनोज जी, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी हो भ्रष्टाचारी, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि भाजपा के लिए अलग कानून है, कांग्रेस के लिए अलग कानून है, लेकिन इस कांग्रेस ही भ्रष्टाचार की जननी है, इससे देश को कोई भी इंकार नहीं कर सकता, हर हिंदुस्तानी जानता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा, क्या कुछ हो पाएगा इसमें?
देखिए, उम्मीद मनोज जी बेहद कम है। एक दूसरे को टारगेट बनाने के लिए कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है और संविधान का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जनता की जो उम्मीद है कि इस प्रकार से जो जननेता आते हैं उनकी कमाई जरूर जो चुनाव घोषणा पत्र होता है उसमें बेहद कम दिखाई जाती है, लेकिन चाहे उनके नौकरों की बात करें, चाहे परिवार वालों की बात करें, उनकी संपत्ति में बेतहाशा इजाफा होता है। पत्नियां गृहिणी होती हैं मनोज जी, लेकिन पत्नी की भी संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है साल दर साल। तो ये जरूर जांच का विषय है कि आखिर इसमें भी सवाल होने चाहिए कि आखिर पत्नी गृहिणी है या बच्चा छात्र है या स्टूडेंट लिखा जाता है उसमें, लेकिन उसकी भी संपत्ति कैसे बढ़ जाती है, कौन सा व्यवसाय करते हैं। कई बार हमने देखा कि नेताओं के बच्चों को कि उनके व्यवसाय छोटे छोटे हैं लेकिन उसमें कई गुना इजाफा हुआ, तो इसमें भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, सभी चीजों पर जांच होना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि करोड़पति कौन? वो आदमी जो वोट देता है वहीं के वहीं खड़ा रहता है, पार्टियां बदलती है, सत्ता बदलती है, कभी कांग्रेस का नेता जीतता है, कभी बीजेपी का नेता जीतता है, कौन कहां से कहां पहुंच जाता है, करोड़पति बन जाते, गृहिणी से वो करोड़पति बिजनेसमैन बन जाती महिलाएं घर की, बाकी रिश्तेदार करोड़पति हो जाते हैं, गाड़ियां पता नहीं कैसी कैसी आ जाती है, जिनके पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी। सवाल यही है कि जनता ये सब देख रही, लेकिन कब तक देखेगी? कुछ तो कुछ करिए। अभी तो सवाल यही है कि करोड़पति कौन? इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंटरनेट पर।